प्यारे बच्चों, आज मैं आपको साइंस कंटिन्यू करवाते हुए एनसीईआरटी क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो अपना चल रहा था अम्ल, क्षार और लवण, उसको कंटिन्यू करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 मैंने करवा दिया है। आज इसका मैं आपको पार्ट 5 करवाने वाला हूं। पार्ट 5 करवाने वाला हूं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पिछली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आप उन्हें देखिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको पीएच मान के बारे में बताने वाला हूं। पीएच स्केल क्या है, पीएच होता क्या है, और इसके अंदर किस प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका पीएच क्या है, और दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ये आज पूरी डिटेल के अंदर मैं पूरी क्लास लेने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अपने देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल पैमाना जिसको अपने बोलते हैं। तो ये होता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना कि हाइड्रोजन आयन कितना उपस्थित है विलयन के अंदर, उसको बोलते हैं अपने पीएच स्केल। जो पीएच होता है उसके अंदर पी जो है वो जर्मन भाषा के पोंटेज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति है। ठीक है, और जो पीएच स्केल होता है उस पे 0 से 14 तक काउंट होता है। 0 से 14 तक पीएच मान होता है। 0 से 14 तक पीएच मान होता है। अब देखो, ये अपने बना दिया स्केल। ये है अपने पास पीएच स्केल। यहां पे होता है 0 और एंड में होता है 14, और बीच में अपने को 7 दिया होता है जो उदासीन मान होता है। जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब देखो कि अपने जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं, ये जो है ना, इससे पहले 0 से लेकर 7 तक अम्लीय प्रकृति होती है। किसी भी पदार्थ का यदि पीएच 7 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा, और 7 से ज्यादा हो जाता है वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और अपने स्केल पर 0 से 14 अपने पास काउंट होता है, पीएच मान होता है। जैसे जैसे अपने 0 से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पीएच मान में बढ़ोतरी होती है। पीएच मान में बढ़ोतरी होती है तो उसके अंदर क्षारीयता गुण बढ़ता है। क्षारीयता गुण बढ़ता है, अम्लीय कम हो जाता है और क्षारीयता बढ़ने लग जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लो कि ये दे रखा है अपने को 1.2 और ये दे रखा है 2.2। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन है? पीएच मान जिसका ज्यादा होता है वो कम अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान कम होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। जैसे जैसे अपन स्केल पर 0 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो पीएच का मान तो बढ़ेगा, लेकिन अम्लता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पीएच में, पी जर्मन भाषा में पोंटेज को निरूपित करता है जिसका अर्थ है शक्ति। और पीएच, सेकंड कथन क्या है, पीएच पैमाने पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच मान माप सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो, ये बात तो सही है, जर्मन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है, जिसको पोंटेज से लिया गया है और जिसका अर्थ है शक्ति। ठीक है, और ये सेकंड देखो, पीएच पैमाने पर हम सामान्यतः 0 से
16 तक पीएच माप सकते हैं, नहीं 14 तक पीएच माप सकते हैं अपने, तो ये कथन तो इसका क्या हो गया, गलत हो गया। ये था बेसिक पीएच के बारे में। इतने ही कंसेप्ट से क्या है कि क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, जर्मन भाषा में पोंटेन्स को निरूपित करता है। तो अब अपन कुछ पदार्थ देखते हैं जिनका पीएच देखते हैं कितना है। सबसे पहले लिखो आप जठर रस का पीएच। जठर रस का पीएच कितना होता है, ठीक है। और आप लिखो नींबू का रस, इसका पीएच देखो। फिर आप देखो शुद्ध जल का पीएच, शुद्ध जल का पीएच। एक आपको ध्यान रखना रक्त का पीएच, रक्त का पीएच। और एक आपको ध्यान रखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच ध्यान रखना है। एक NaOH का पीएच कितना होता है, NaOH का पीएच कुछ ये है, पहले इनको देख लेते हैं। पढ़े देखो जठर रस का पीएच क्या होता है, 1.2 होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। नींबू का रस का जो पीएच होता है 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच क्या होता है, 10 होता है। और NaOH का पीएच कितना होता है, 14 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय प्रकृति का होता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका पीएच कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, ये सारणी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, और यहां ये वाला क्वेश्चन भी अपने से एग्जाम के अंदर जो RRB ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच कितना होता है ये पूछा हुआ है। रक्त का पीएच भी पूछा हुआ अपने से, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो एक आपको ध्यान रखना है लार का पीएच, दो कंडीशन में, खाना खाने से पहले, और एक आपको ध्यान रखना है खाना खाने के बाद इनका पीएच क्या होता है। तो खाना खाने से पहले जो इसका पीएच होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि 6.2 से 7.2 या 7.6 कर सकते हैं अपने, ये ध्यान रखना है। 6.2 से 7.6 के बीच में वेरी करता है। कह सकते हैं कि थोड़ा अम्लीय और थोड़ा क्षारीय, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी कि थोड़ा अम्लीय होता है और थोड़ा क्षारीय होता है, मिक्सअप होता है ये 6.2 से 7.6 के बीच में। ठीक है, और जो खाना खाने के बाद पीएच का मान कम हो जाता है, पीएच का मान कम हो जाता है, लगभग 5.88 के करीब हो जाता है। अब अपने कुछ और पदार्थ देख लेते हैं जिनका पीएच मान क्या है। ये देखो गाजर का रस, इसका पीएच क्या होता है, 5.8 से 7.2 के बीच में। तो गाजर का रस होता है, अपने कह सकते हैं कि थोड़ा अम्लीय और थोड़ा क्षारीय। ठीक है, कॉफी का 4.5 से 5.5 के बीच, यानी कि अम्लीय प्रकृति की होती है। टमाटर 3.5 से 4.5 के बीच में, यह भी अम्लीय प्रकृति का होता है, खट्टा होता है। शरीर का पीएच क्या होता है, 7 से 7.8 के बीच में इसका अपने शरीर का जो पीएच होता है
7 से 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच क्या होता है, 5.6 से कम। जिसका पीएच होता है, जिस वर्षा का जो पीएच होता है 5.6 से कम होता है, वो अम्लीय वर्षा होती है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और ये जब जो अम्लीय वर्षा नदी के पानी में मिलती है, नदी के पानी में मिलती है अम्लीय वर्षा, तो नदी के पानी का पीएच कम हो जाता है। नदी के पानी का पीएच कम हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा से, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। अब अपन देखते हैं कि ये जो लिख रखा है अपने पास, संतरा, सिरका, इमली, टमाटर, दूध, दही, चिंटी का डंक और नेटल का डंक, इनसे कौन सा प्राकृतिक अम्ल निकलता है। इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। संतरा, नींबू और अंगूर, इससे कौन सा अम्ल निकलता है प्राकृतिक अम्ल, तो ये होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा आता है, सिट्रिक अम्ल। सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। कौन सा आता है एसिटिक अम्ल, सिरका से कौन सा मिलता है, एसिटिक अम्ल। तो इमली से क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। और टमाटर के अंदर क्या मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, और दूध और दही के अंदर लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल मिलता है। और चिंटी का डंक जो होता है, वहां से अपने को मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्राकृतिक अम्ल मिलता है। और नेटल का डंक, यहां से भी अपने को ध्यान रखना है, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा, मेथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। नेटल क्या होता है, एक पौधा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नेटल एक पौधा होता है। तो संतरा, नींबू, अंगूर से सिट्रिक अम्ल, सिरका से एसिटिक अम्ल, इमली से टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर से ऑक्जेलिक अम्ल, दूध और दही से लैक्टिक अम्ल, चिंटी के डंक से मेथेनोइक अम्ल, नेटल के डंक से मेथेनोइक अम्ल अपने को प्राप्त होता है। मैं आपको पीएच मान का दैनिक जीवन, पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व वो करवाने वाला हूं। तो अब अपन देखते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो एक ये क्वेश्चन दे रखा है कि कोई किसान खेत की मृदा किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा। इस क्वेश्चन को अपने समझते हैं। ये कहता है कि बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये कहते हैं कि बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें जल मिलाया जाता है बुझे हुए, बिना बुझे हुए चूने में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। चौक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट चौक होता है। ठीक है, इनका उपयोग कब करेगा, ये जितने भी हैं पदार्थ, ये सारे क्या हैं, क्षारकीय है, क्षारकीय है। जब क्या है कि किसान ने पीएच मापा तो वो अम्लीय हो गया, अम्लीय होने के बाद वो क्या करेगा, इन क्षारकीय पदार्थों को मिलाएगा, एक तो बिना बुझा हुआ चूना और चौक का उपयोग कर लेगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं
का उपयोग करेगा किस परिस्थिति में, तो अम्लीय होने पर, अम्लीय होने पर। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रख लेना। तो अब अपन देखते हैं कि जो हमारा शरीर है, पशुओं का शरीर है, पौधे क्या पीएच के प्रति भी संवेदनशील होते हैं? तो मेरा जो आंसर होगा हाँ। कैसे? कि जो हमारे शरीर को जो है, मानव शरीर जो है, मानव शरीर का जो पीएच जो होता है 7 से 7.8 के बीच होता है। ठीक है, जब अपन अम्ल के संपर्क में आते हैं या क्षार के संपर्क में आते हैं तो इन्हें नुकसान होता है, शरीर को क्या है, नुकसान होता है। तो क्या है कि जो मानव का शरीर हो गया, चाहे पशुओं का शरीर हो गया, ठीक है, ये क्या है कि इनकी जो परास होती है ना, पीएच की परास, पीएच परास बहुत ही संकीर्ण होती है, बहुत ही क्या, संकीर्ण होती है। यदि उस संकीर्ण परास के अंदर यदि पीएच है तो फिर तो ठीक है। यदि ज्यादा अम्लीय हो गया, ज्यादा क्षारीय हो गया तो अपने मानव का शरीर हो या पशुओं का शरीर हो, उन्हें नुकसान पहुंचाने लग जाता है। इसी प्रकार अपने पौधों की बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं तो इसका मैंने एग्जाम्पल आपको पहले भी बताया है, उस एग्जाम्पल से ही अपने इसको करते हैं। देखो, नदी का जल होता है, नदी का जल है, तो इसके अंदर अम्लीय वर्षा मिल गई, अम्लीय वर्षा मिल गई, मिलने से नदी का पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब अम्लीय हो जाएगा। तो इस अम्लीय नदी के जल के अंदर पौधे भी विकसित नहीं होते हैं, पौधे विकसित होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपने कह सकते हैं कि पौधे, पशु पक्षी जो भी हैं, उनका क्या है कि पीएच के प्रति वो संवेदनशील होते हैं। ठीक है, और एक इसके अंदर अपन देखते हैं जो हमारा उदर है, उदर समझते जिसको बोलते हैं अपना पेट। पेट क्या है कि HCl गैस प्रवाहित करता है, स्रावित करता है। उदर क्या है, HCl गैस रिलीज करता है। और ये जो HCl गैस है हमारे पाचन के अंदर सहायक होती है, पाचन में सहायक होती है। ये बात आप ध्यान रखना, बिना कोई नुकसान पहुंचाए हमारे पाचन को, पाचन के अंदर सहायक होती है। यदि जब क्या होता है कि अपच हो जाता है, अपने को कोई चीज नहीं पच रही है, तो उस टाइम में क्या हो जाता है कि HCl का स्राव ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका ज्यादा हो जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा क्या है, बढ़ गई, बढ़ने से क्या होगा, पेट में जलन, पेट में दर्द होगा। और फिर अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपने को क्या देता है, एंटीसिड देता है। क्या देता है, एंटीसिड, एंटीसिड टेबलेट, सिरप दे देगा अपने को। ठीक है, एंटीसिड सिरप जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया mg OH की ट्वाइस। ये क्या होता है, क्षारीय होता है। और पेट में अपने क्या है, अम्ल बढ़ गया, अम्ल बढ़ गया तो क्षारीय होगा। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है क्षारीय होता है। ये क्या करता है कि उसको उदासीन बनाने की कोशिश करता है। क्षारीय क्या है, अम्ल से जब क्रिया करता है तो क्षारीय बनाने की कोशिश करता है, तो हमारे पेट का जो दर्द है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, तो अब अपने इसके अंदर एक और पॉइंट देख लेते हैं, दंत छेद। हमारे जो मुंह का पीएच होता है, लार से पहले भी मैंने आपको बता दिया और लार के बाद में मैंने आपको बता दिया। लार के बाद में कितना, 5.8 के लगभग होता है। ठीक है, यदि हमारे मुंह का पीएच 5.2 से कम हो जाए, 5.2 से क्या है, कम हो जाए,
तो दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो जो दांत जो है अपने वो किससे बने होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, कठोर पदार्थ से बने होते हैं, इनेमल, इसको बोलते हैं अपने कैल्शियम हाइड्रोक्सी कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एपेटाइट, जिसका सूत्र भी होता है CA3PO4 की ट्वाइस। ये बहुत ही कठोर होता है, जलन में जल के अंदर एक घुलनशील होता है, लेकिन जब मुंह का पीएच 5.2 से कम हो जाता है तो ये जो कठोर परत है उसका क्षय होने लग जाता है, कमजोर होने लग जाती है। तो इसलिए मुंह का अपने को सफाई रखनी चाहिए, पूरी से पूरी मुंह की क्या रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, और क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या कि दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो ये तो था दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व, जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि मानव का शरीर, पशुओं का शरीर, पौधों का शरीर क्या पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। उदर के बारे में भी बताया हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, और दंत क्षय के बारे में भी इसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लिखना भी पड़ता है, फिर इसको साफ करो, फिर दोबारा से इसको वीडियो को चालू करो। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।